राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से आज हम पढ़ने वाले हैं सहरिया जनजाति। तो हम सहरिया जनजाति के उसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और स्त्री और पुरुष के वस्त्र और विवाह संस्कार वगैरह सारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो राजस्थान की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सहरिया जनजाति राजस्थान की ये तीसरी जनजाति हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मेड़ा जनजाति और भील जनजाति के बारे में पढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सहरिया जनजाति की कुल आबादी 1.12 लाख है। ये राजस्थान के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वाधिक आबादी राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है, जो 1.1 लाख के लगभग है। मतलब ये देख लीजिए आप, 99% जो आबादी है सहरिया जनजाति की, वो तो 12 जिले के अंदर ही निवास करती है। जो 12 जिला है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर के पास है। इसीलिए जो सहरिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश के अंदर कुछ जिलों के अंदर भी निवास करती है। इसको वनवासी जनजाति का नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वनों में निवास करने वाली जनजाति है। इस जनजाति के लोग अत्यंत ही भोले होते हैं, मतलब बिल्कुल भोले, आप इनको पागल बना सकते हो, लेकिन ऐसा वर्तमान में नहीं है। सहज विश्वासी, ये किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। निश्छल, यानी कि ये किसी के साथ छलावा नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों और कर्मकांडों में ये आस्था रखते हैं। देखिए, जिस समाज के अंदर शिक्षा नहीं होती है और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई होती है, वहाँ पर अंधविश्वास और कर्मकांड अक्सर अपनी जगह बना ही लेते हैं। शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ यह पिछड़ी हुई जनजाति है। इसलिए भारत सरकार ने केवल सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की सूची में रखा गया है, PTG। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि वर्तमान के अंदर देश में कितनी PTG के अंदर कितनी जनजातियाँ हैं, कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है। हालांकि राजस्थान की एकमात्र जनजाति सहरिया जनजाति है जिसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के अंदर शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान इतिहास के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, सहरिया लोगों को भीलों के विशाल परिवार का हिस्सा माना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सहरिया जनजाति को भीलों के विशाल परिवार का हिस्सा निम्न में से किस इतिहासकार ने माना है, तो कर्नल जेम्स टोड ने माना है। इनको बेजू भील के वंशज मानते हैं। बेजू भील एक भील जनजाति के व्यक्ति थे। इन्हीं का वंशज सहरिया जनजाति को माना जाता है। नेक्स्ट है, इनकी जो बस्ती होती है, बस्ती क्या कहते हैं, गांव से जो गांव के बाहर एक स्थान पर जहाँ पर लोग रहते हैं वो बस्ती कहलाती है। और उसी बस्ती को सहरिया जनजाति के लोग क्या कहते हैं, सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं, सहराना। और बस्तियाँ मिलकर गांव का निर्माण करती हैं और उस गांव को सहरोल कहा जाता है। तो ये शब्दावलियाँ हैं सहरिया जनजाति की, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनके ऊपर भी डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। सहरिया गाँव की सबसे छोटी इकाई को फला कहते हैं। फला हमने भील जनजाति में भी देखा था, क्योंकि छोटी इकाई को वहाँ पर भी फला कहा जाता था। बस्ती के बीच में छतरी नुमा गोल या चौकोर झोपड़ी बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, हताई या बंगला। बंगला गाड़ी, तो ये वो वाला बंगला नहीं है। इनके लिए तो जो छतरी नुमा गोल या चौकोर जो झोपड़ी होती है वो ही इनके लिए हताई या बंगला होता है। जो राजा महाराज के जो बंगले होते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो यह सामुदायिक संपत्ति होती है। क्या होती है, सामुदायिक संपत्ति होती है जो सामूहिक उपयोग में ली जाती है। जैसे कि हर एक समाज का अलग अलग धर्मशालाएं होती हैं और धर्मशाला के अंदर कम पैसों के अंदर जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं उनको अंजाम दिया जाता है, वो कार्यक्रम किया जाता है उसी समाज के लोगों के द्वारा। इसीलिए जो हताई जो बंगला होता है ये बस्ती के बीचों बीच होता है और इसके अंदर वो सामूहिक जो कार्यक्रम होते हैं, सामुदायिक जो कार्यक्रम होते हैं, उनका यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अब सहरिया जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो देख लेते हैं। सहरिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में यह पूर्णतया शिकार पर निर्भर होते हैं, क्योंकि ये वनवासी हैं, वन के अंदर निवास करते हैं, इसलिए वहाँ पर शिकार करना एक आम बात है। इसलिए ये शिकार के ऊपर भी निर्भर करते हैं, साथ में वन के जो उत्पाद होते हैं उनका भी ये व्यापार करते हैं, बिक्री करते हैं। भीख मांगना वर्जित है, मतलब कई लोग क्या करते हैं, हाथ पैर सलामत होने के बाद भी भीख मांगते हैं। और सहरिया जनजाति अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, मतलब खुद की जो इज्जत है उसको बचा कर रखते हैं। वो भीख मांगना पाप मानते हैं, वर्जित है। तो सहरिया जनजाति में भीख मांगना वर्जित होता है।
जंगली फलों व उसके उत्पादों को संग्रह कर अपने काम में लेते हैं या अनाज के बदले में उनको बेच देते हैं। मतलब खाने के लिए अनाज तो चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, तो जंगली फल होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनको अपने काम में ले लेते हैं और खाने के लिए अनाज के बदले में उनको बेच भी देते हैं। नेक्स्ट है, इनकी जो झोंपड़ी होती है, जो घर होते हैं, सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो टापरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टापरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके घरों को टापरी कहते हैं। अनाज और घरेलू सामान को सुरक्षित रखने के लिए गोबर और मिट्टी से, तो भाई साहब आजकल तो गाय का गोबर सोने से भी महंगा है। ये बीजेपी जो एमएलए वगैरह हैं, इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आपको मिल भी जाएंगे यूट्यूब पे। तो गाय का गोबर सोने से भी महंगा है। और जो साध्वी प्रज्ञा सिंह हैं, वो तो कहती है कि मैंने कैंसर का इलाज भी कर लिया है गोबर से। इनको कौन समझाए, कहाँ से पढ़ के आए हैं ये लोग। चलो अपन तो ये मजाक के लिए था, चलो हट के अपन तो अपना काम करते हैं, अपन तो सही से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अनाज और घरेलू सामान को सुरक्षित रखने के लिए गोबर और मिट्टी से कोठियाँ बनाई जाती थी पहले। तो अनाज को पहले ये स्टील लोहा ये तो हुआ नहीं करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, गोबर और मिट्टी से ही अनाज को और घरेलू सामान को सुरक्षित रखने के लिए कोठियाँ बनाते थे। छोटी कोठी को कुशीला कहा जाता था, कुशीला, ठीक है। और आटा रखने वाली कोठी को बडेरी कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बता रहा हूँ, सहरिया जनजाति एक ही वीडियो के अंदर मैं खत्म कर रहा हूँ, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वही इंपॉर्टेंट जो शब्दावली है यहाँ पर मैं शामिल किया हूँ, जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है और आगे पूछी भी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपना टॉपिक बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो छोटी कोठी को कुशीला कहा जाता है और आटा रखने वाली जो कोठी होती है उसको बडेरी कहा जाता है। घने जंगलों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों पर मचान नुमा छोटी झोंपड़ी बनाते हैं और इस छोटी झोंपड़ी को गोपना, कोरुआ या टोपा कहा जाता है। घरों को तो टापरी कहते हैं, जबकि घने जंगलों में निवास करने वाले जो सहरिया परिवार है वो मचान नुमा, जैसे कि मान लो ऐसे होता है, नीचे नीचे काफ़ी सारे खंभे होते हैं और ऊपर है ना झोंपड़ी बनाते हैं ऐसे। तो मचान नुमा ये झोंपड़ी होती है घने जंगल के बीचों बीच, और उसी झोंपड़ी को गोपना, कोरुआ या टोपा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन का आधार ये गोत्र को रखते हैं। मतलब जो गोत्र होता है ना, जैसे कि मेरा जो गोत्र है वो प्रजापत है, आपका कुछ और गोत्र हो सकता है, क्योंकि गोत्र को टालकर ही शादी की जाती है, ये तो आपको भी पता होगा। पितृसत्तात्मक, इनका जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक होता है। जो परिवार का जो बड़ा बेटा होता है वही परिवार का मुखिया होता है पिता के मरने के बाद, और पिता ही मुखिया होता है। लेकिन पिता की मृत्यु पर बड़ा पुत्र परिवार का मुखिया बनता है। ये तो अभी अपने हिंदू समाज में भी होता है और सहरिया जनजाति में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें एक अंतर ऐसा है कि जबकि अगर विधवा माँ है तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी सबसे छोटे पुत्र की होती है। अगर एक ही पुत्र है तब तो बड़ा पुत्र ही निभाएगा अपनी जिम्मेदारी, लेकिन अगर 2 पुत्र हैं तो छोटे पुत्र की जिम्मेदारी होती है माँ का भरण पोषण करने की, अगर माँ विधवा हो गई है तो। बाकी पिता के मरने के बाद तो बड़ा पुत्र ही परिवार का मुखिया बनता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि किसी न किसी समुदाय को चलाने के लिए एक व्यवस्था तो होती ही है। तो उसी की व्यवस्था का नाम है पंचायत। जैसे कि अपने यहाँ पंचायत होती है वैसी ही पंचायत होती है, और अपने जो पंचायत वर्तमान के अंदर जो पंचायत का स्वरूप है वो है त्रिस्तरीय, यानी कि ग्राम लेवल पे, खंड लेवल पे और जिला लेवल के ऊपर त्रिस्तरीय पंचायत होती है, जिसमें पंचताई, एकादशियाँ और चौरासियाँ ये 3 हैं पंचायत के महत्वपूर्ण अंग त्रिस्तरीय पंचायत होने के। पंचताई में एक गांव की होती है, जिसके अंदर उस गांव के अंदर सभी जो जितनी भी समस्या हैं वो पंचताई के अंदर सुलझाए जाते हैं। एकादशियाँ 11 गांवों को मिलाकर यह पंचायत बनाई जाती है, इसको एकादशियाँ कहते हैं। उन 11 गांव में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका निपटारा कौन करता है, एकादशियाँ पंचायत। फिर है चौरासियाँ, 84 गाँवों को इसके अंदर शामिल किया गया है, और 84 गाँव के अंदर जो भी मुद्दा होता है, जो भी समस्याएं होती हैं उसका सुलझड़ा कौन करता है, उसका सुलझड़ा करता है चौरासिया पंचायत। चौरासिया पंचायत की बैठक सामान्यतः सीताबाड़ी स्थान पर वाल्मीकि मंदिर में होती है और सहरिया परिवारों एवं गांव के मध्य के विवादों को सुलझाती है। तो ये एक बार फिर से समझ लीजिए, पंचायत के सहरिया जनजाति के अंदर पंचायत के 3 स्तर होते हैं, जबकि वर्तमान स्वरूप में भी 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है पंचताई, दूसरा एकादशियाँ और तीसरा होता है चौरासिया। पंचताई 1 गांव के लिए, एकादशियाँ 11 गांवों के लिए और चौरासिया 84 गांवों के लिए ये पंचायत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि सहरिया जनजाति में पंचायत निम्न में से कौन सा पंचायत का स्वरूप नहीं है, तो ये तीनों दे देंगे,
और एक चौथा वोट दे देंगे, तो वो ही नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको ये तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चौरासिया गाँव की जो पंचायत की जो बैठक होती है वो सीतामढ़ी स्थान पर वाल्मीकि मंदिर में होती है। वाल्मीकि की तो आपको पता ही है, रामायण लिखी थी जिन्होंने, उन्हीं को वाल्मीकि कहा जाता है। शहरी परिवारों एवं गांव के मध्य के विवादों को सुलझाती है, क्योंकि चौरासिया सबसे बड़ी पंचायत होती है। लेकिन पंचायत का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है, जिसकी सहायता के लिए 2 कोतवाल यानी कि 2 पुलिसकर्मी और 2 मेहता होते हैं। कौन होते हैं? 2 मेहता, जो लेखा जोखा रखते हैं। शहरिया जाति का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पंचायत का जो मुखिया होता है वो पटेल होता है, उस जिसकी सहायता के लिए 2 कोतवाल यानी कि 2 पुलिसकर्मी और 2 मेहता यानी कि 2 लेखा जोखा करने वाले उसके साथ होते हैं। शहरिया जाति का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की स्थिति देख लेते हैं। तो स्त्रियों की स्थिति, किसी ने कहा है अगर किसी के कुल और किसी समाज का अवलोकन करना है तो वहाँ पे स्त्रियों की आप स्थिति देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ उस समाज की जो स्थिति है और जो शिक्षा का जो स्तर है वो कितना अच्छा है और जो व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है। समुदाय में नारी को व्यवहारिक रूप से पूर्ण प्राथमिकता एवं स्वतंत्रता दी गई है। मतलब पूर्ण रूप से, व्यवहारिक रूप से पूर्ण प्राथमिकता यानी कि उनको तवज्जो दी जाती है, साथ में स्वतंत्रता, फ्रीडम भी दी गई है। लड़की के जन्म को दुख का कारण नहीं माना जाता है। जैसे कि मध्यकालीन भारत के अंदर लड़की का जन्म दुख का कारण माना जाता था, लेकिन शहरिया जनजाति के अंदर लड़की का जन्म दुख का कारण नहीं माना जाता है। जैसे कि भील जनजाति में हमने पढ़ा था कि जब फसल कट के तैयार हो जाती है तब उसका पहला निवाला किसको खिलाया जाता है? अविवाहित कन्या को खिलाया जाता है। और भील जनजाति में ये मान्यता भी है कि इससे संपन्नता और खुशहाली आती है। तो भील जनजाति और मीणा जनजाति में भी लड़की को दुख का कारण नहीं माना जाता था। वैसे ही शहरिया जनजाति के अंदर भी लड़की के जन्म को दुख का कारण नहीं माना जाता है। लड़की के विवाह में लड़की के पिता को दाफा या वधु मूल्य प्राप्त होता है। जैसा कि हमने भील जनजाति में देखा था कि जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष के पिता को या वधु के पिता को दाफा या वधु मूल्य देता है। कन्या की गोद में मीठा रखकर सगाई पक्की होती है। जैसे कि आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद आपकी सगाई के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। जब आपकी सगाई होगी तो आपके जो झोली होती है ना उसके अंदर कपड़े और मिठाई रखकर आपकी सगाई पक्की। ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ा काक्षा मंगला काक्षा, जो भी है, ठीक है, मुझे आता नहीं है, मतलब ऐसे ही। तो कन्या की गोद में जैसे आपकी सगाई हो जाएगी तो आपके घर वाले जाएंगे आपकी होने वाली वाइफ को गोद भराई करने, तो उसकी झोली में मिठाई रख के सगाई पक्की करेंगे। ठीक है, तो आपका आधी शादी तो सगाई पक्की होने के साथ ही हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको पढ़ना है, उसके बाद नौकरी लगनी है, उसके बाद आपकी शादी होगी। बच्चों की शादी सामान्यतः बालिग होने पर ही, सामान्यतः क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके अंदर वो पहले बालिग होने से पहले भी शादी कर दी जाती है, तो सामान्यतः लगा दिया जाता है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि पूर्णतः, सामान्यतः बालिग होने पर किया जाता है, बाकी अलग वो जो सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, वो अलग चीज़ है। पर्दा प्रथा मौजूद है, लेकिन घर के बाहर पर्दा प्रथा जो महिलाएं हैं वो पर्दा नहीं करती हैं। हाँ, घर के अंदर जरूर पर्दा करती हैं। जैसे कि गांव के अंदर आज भी हिंदू समाज में महिलाएं बड़े बुजुर्गों से पर्दा करती हैं, लेकिन सिटी के अंदर धीरे धीरे ये पर्दा प्रथा समाप्त होती जा रही है। नेक्स्ट है, तो आप क्या मानते हैं कि पर्दा प्रथा रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? तो आपके क्या विचार है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। माता पिता की संपत्ति में लड़की का अधिकार नहीं है। शहरिया जनजाति के अंदर जो माता पिता की जो संपत्ति होती है उसके अंदर लड़की का अधिकार नहीं होता है। हालांकि हिंदू समाज के अंदर जो लड़की का माता पिता की जो संपत्ति है उसके अंदर बराबर का अधिकार होता है, लड़के के बराबर। परंपरागत विवाह का प्रचलन है। परंपरागत विवाह मतलब वही 4 गोत्र डालकर विवाह किया जाता है। विवाह के सभी संस्कार हिंदू समाज की भांति, मतलब जो हमारे जो हिंदू समाज के अंदर जितने भी विवाह संस्कार होते हैं वो सभी रीति रिवाज हिंदू समाज के अकॉर्डिंग ही होते हैं शहरिया जनजाति के अंदर। लेकिन केवल फेरों का तरीका अलग होता है। इसमें क्या होता है, अपने तो क्या होता है कि लड़का लड़की साथ में फेरे लेते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि मंडप में वधु को मंडप के खंभों के पास बैठा देते हैं और दूल्हा उसके 6 फेरे लेता है, 7वां फेरा वधु के द्वारा लगाया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। एक ही गोत्र के लड़के एवं लड़की में विवाह संबंध नहीं किया जाता है, अपने भी नहीं किया जाता है, हिंदू समाज में भी नहीं किया जाता है, और शहरिया जनजाति में भी एक ही गोत्र के लड़की और लड़के में विवाह संबंध नहीं किया जाता है। भील जनजाति में भी और मीणा जनजाति में भी हमने देखा था कि 3 गोत्र टालकर वो विवाह करते हैं, स्वयं का, माता का और दादी का। सामान्यतः विवाह हेतु 4 गोत्र टाले जाते हैं। हमने देखा था मीणा और भील समाज में 3 गोत्र टाले जाते हैं, जबकि शहरिया जनजाति में विवाह हेतु 4 गोत्र टाले जाते हैं।
ठीक है। दहेज प्रथा यहाँ नहीं है, तो सही है, दहेज प्रथा नहीं है। इतनी पिछड़ी हुई जाति है शिक्षा के स्वरूप से, फिर भी यहाँ पर दहेज प्रथा नहीं है, बल्कि जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष के पिता को क्या देता है, दापा या वधु मूल्य चुकाता है। नाता प्रथा, तो नाता प्रथा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे कि मान लो किसी महिला का पति अगर मर जाता है तो वो किसी अन्य पुरुष से शादी कर लेती है, तो उसी को नाता प्रथा कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि विधवा विवाह प्रचलित है। क्या है, विधवा विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट है बच्चों का मुंडन संस्कार, जिसको जड़ूला कहा जाता है। तो सब जातियों में हो, ये सभी समुदायों के अंदर मौजूद है। तो मुंडन के अंदर क्या होता है, तो बच्चे का मुंडन किसी भी इष्ट देव या कुल देवी के मंदिर में जाकर उसके बाल मुंडवा दिए जाते हैं, बाल काट दिए जाते हैं। सहरिया जनजाति की जो कुल देवी है उसको कोड़िया देवी के नाम से जाना जाता है। कौन सी देवी के नाम से, कोड़िया देवी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोड़िया देवी है निम्न में से किस जनजाति से संबंध रखती है, तो वो है हमारी सहरिया जनजाति से संबंध है। मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। तो पहले क्या होता था, सहरिया जनजाति के अंदर मृतक का जो श्राद्ध करते थे उसकी परंपरा नहीं है। मृतक की श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है, मृत्यु भोज नहीं बोला मैंने, श्राद्ध, ठीक है। एक बार निपटा दिया, 13 दिन कंप्लीट, उसके बाद कोई याद नहीं करता है सहरिया जनजाति के अंदर मृतक को, मतलब श्राद्ध नहीं करते हैं। मृत्यु भोज नहीं बोला मैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मृतक का श्राद्ध नहीं करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है। काली और दुर्गा के भक्त और नवरात्रि में 9 दिन तक काली माँ की पूजा की जाती है, मतलब नवरात्रि तो ये भी करते हैं। तेजा जी इनके प्रिय लोक देवता हैं और भैरव महाराज महत्वपूर्ण लोक देवता में शामिल किए जाते हैं। लठमार होली, जैसे कि ब्रिज मथुरा के अंदर लठमार होली खेली जाती है, उसी प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा पर कपिलधारा का जो मेला लगता है उसी के अंदर लठमार होली सहरिया जनजाति के अंदर भी खेली जाती है। तो लठमार होली तो आपने देखी होगी, मूवीज़ के अंदर भी देखे होंगे और आपने वीडियोज़ भी यूट्यूब पे देखे होंगे। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने हस्बैंड के ऊपर लठ बरसाती है, तो उसी को लठमार होली कहा जाता है। काफ़ी मतलब अपनी जो पूरी भड़ास होती है ना, तो लठमार होली के दिन ही निकालती हैं महिलाएं अपने हस्बैंड के ऊपर कि मैंने यो कुंदू आयो, मैंने वो कुंदू आयो, मैंने यो करो, मैंने वो करो, ने मन में बोल बोल के दे लट दे लट दे लट। जो ये कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर जो कपिलधारा का जो मेला लगता है उसको सहरियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, डूंगरपुर के बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जबकि सहरियों का कुंभ जो कपिलधारा का मेला लगता है कहाँ पर, कार्तिक पूर्णिमा पर कपिलधारा का मेला लगता है 12 के अंदर, उसी को सहरियों का कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला केलवाड़ा के निकट सीताबाड़ी गांव में लगता है। वाल्मीकि को आदि गुरु मानते हैं। सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो वाल्मीकि को, जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्हीं को आदि गुरु मानते हैं, मतलब बहुत पुराने गुरु मानते हैं, शुरुआत के गुरु। पुरुष और स्त्री एक साथ नृत्य नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे हिंदू समाज में तेनु काला चश्मा जचदानी, तो वैसे एक साथ करते हैं ना डांस, तो ऐसा नहीं है सहरिया जनजाति में। सहरिया जनजाति में पुरुष और महिला एक साथ डांस नहीं करते हैं। वर्षा ऋतु में ढोलकी और मंजीरा के साथ लहंगी और आल्हा गाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्षा ऋतु के जब वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है तो हर्ष और उल्लास के स्वरूप के दौरान लहंगी और आल्हा गाया जाता है। नेक्स्ट है खान पान, देख लेते हैं, ठीक है। तो खान पान इंपॉर्टेंट है। खान पान में विवाह अवसर पर मीठी लापसी, तो लापसी सूजी की बनती है और आटे की भी बनती है, तो थोड़ा पतली होती है वो, ठीक है। सीरा अलग, सीरा टाइट होता है और लापसी क्या होती है, पतली होती है। अगर आपने जलवा देखिए, जब बच्चा होता है और उसके महीने 15-20 दिन महीने बाद जलवा होती है, ठीक है, कुआं पूजन जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर घुघरी और लापसी बनाई जाती है, ठीक है। तो वही लापसी है। खान पान में ये विवाह के अवसर पर लापसी, मीठी लापसी, ठीक है, मीठी लापसी बनाते हैं। चूरमा दाल बाटी, तो ये राजस्थान के अंदर तो चूरमा दाल बाटी फेमस है। ये प्रारंभ से ही मांसाहारी थे। अब मांसाहारी तो होना स्वाभाविक है क्योंकि ये जंगल के अंदर निवास करते थे, तो वहाँ पर खाने पीने की इतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं है सिवाय शिकार के, तो शिकार करते थे ये, और ये मांस ही खाते थे, तो शुरुआत से ही मांस खाते थे। शराब इनका प्रिय पेय पदार्थ है। तो जो अल्कोहल है और जो शराब है इनका प्रिय पेय पदार्थ है, और ये महुआ की शराब बनाते हैं। किसकी बनाते हैं, महुआ की शराब बनाते हैं। वेशभूषा देख लेते हैं कि कपड़े ये कैसे पहनते हैं। जो पुरुष होते हैं वो सलूका अंगरखी पहनते हैं, तो जो कमर के ऊपर का जो कपड़ा ढकने के लिए काम में लेते हैं उसको सलूका कहते हैं, जिसको अंगरखी कहा जाता है। पंछा धोती, कमर से नीचे धोती पहनते हैं, और खपटा या सापे को खपटा कहते हैं, धोती को पंचा कहते हैं, और अंगरखी को सलूका कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन मिलता है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
महिलाओं की जो वेशभूषा है उसमें है एक तो वस्त्र रेजा, ये इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो विवाहित जो महिला होती है, ठीक है, विवाहित यानी मेरिड जो वुमन होती है वो विशेष प्रकार का एक वस्त्र पहनती है जिसको रेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजा। विधवा स्त्रियों बिछिया नहीं पहनती है, पैरों की जो छोटी उंगलियों के अंदर बिछिया पहनी जाती है ना, तो विधवा स्त्रियां वो नहीं पहनती है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महिलाएं गुदवाने का शौकीन रखती है। गुदवाने मतलब टैटू वगैरह, कान छिदवाना और हाथ पे ये लिखवाना कि मैं फलाने की पत्नी हूँ, मेरे पति का नाम ये है, ठीक है, तो वो महिलाओं का शौकीन है। लेकिन जो सहरिया जनजाति के जो पुरुष हैं वो गुदवाने में विश्वास नहीं रखते हैं, मतलब वो नहीं गुदवाते हैं, वो टैटू वगैरह नहीं बनवाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा अंतर है ये। पुत्र के जन्म की सूचना थाली बजाकर दी जाती है। हालांकि हिंदू समाज के अंदर भी पुत्र की सूचना थाली बजाकर ही दी जाती है, क्योंकि हर्ष और उल्लास का प्रतीक होता है पुत्र, और हिंदू समाज में अभी तक मतलब पुत्री को दुख का कारण माना जाता है, और सहरिया जनजाति में पुत्री को दुख का कारण नहीं माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जच्चा के पीहर के जो व्यक्ति हैं, भाई और पिता जो वस्त्र लाते हैं उसे पच लाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पच लाना। मतलब एक तरह से उसको पैरावणी कह सकते हैं। जब कुआं पूजन होता है ना 7-8 दिन 15 दिन बाद, तब जो जच्चा होती है यानी कि बच्चे की जो माँ होती है उसके पीहर से कुछ लोग आते हैं, जैसे कि भाई हो गया, पिता हो गया, तो वहाँ से कपड़े लाते हैं और उसी रिवाज को क्या कहा जाता है? पच लाना कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये आपके लिए है। तो विवाह अवसर पर लांगुरिया लोकगीत एवं लोक नृत्य का आयोजन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सहरिया जनजाति के जो लोग हैं और जब उस सहरिया जनजाति में विवाह होता है तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो वो है लांगुरिया लोकगीत गाया जाता है। रागिनी गीत गाए जाते हैं। यदि कोई अविवाहित पुरुष किसी विवाहित स्त्री से नाता करता है, नाता का मतलब मैंने आपको समझाया था, नाता मरने के बाद भी हो सकता है, पुरुष के मरने के बाद भी हो सकता है, और उसके जीवित रहने के बाद भी हो सकता है। जीवित रहते हुए तो तलाक होने के बाद होगा, और मरने के बाद तो वैसे ही विधवा हो गई वो। तो यदि कोई अविवाहित पुरुष किसी विवाहित स्त्री से नाता करता है तो उसे बासी फेरे या गड़ा फेरे की रस्म निभानी होती है, जिसे कुंवारा पाप उतारना भी कहते हैं। कहने का मतलब, जब तक आप कुंवारे हैं तब तक आप पापी हैं, जब तक आप कुंवारे हैं तब तक आप पापी हैं। तो इस पाप को उतारने के लिए आपको नौकरी लगनी पड़ेगी, नौकरी लगने के बाद आपको सगाई करनी पड़ेगी, सगाई करने के बाद शादी करनी पड़ेगी, तभी आपको ये कुंवारापन का जो पाप है ना ये उतरेगा। तो पढ़ते रहिए। मृत्यु के तीसरे दिन पनिवार संस्कार किया जाता है। जैसे कि अपने तीये की बैठक होती है, वैसे ही सहरिया जनजाति के व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके तीसरे दिन पनिवार संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है? पनिवार संस्कार। परिवार संस्कार नहीं है ये पनिवार संस्कार है। शक्तिशाली देवी नगरकोट माता जी को कहा जाता है, और मृत्यु भोज को लोकामी कहा जाता है। हालांकि सहरिया जनजाति में श्राद्ध की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन मृत्यु भोज दिया जाता है और उसको लोकामी कहा जाता है। हमने मौसर भी पढ़ा था। भील जनजाति और मीणा जनजाति के जो मृत्यु भोज होते हैं उनको मौसर कहा जाता है, जबकि सहरिया जनजाति के अंदर जो मृत्यु भोज दिया जाता है 13वें दिन, उसको लोकामी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लीला मोरिया संस्कार। ये एक तरह का विवाह संस्कार है। किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने, जो सांप होता है ना उसके काटने, चेचक या हेजा के कारण हुई है तो उसे जमीन में दफन किया जाता है और जलाया नहीं जाता है। ठीक है, तो जलाया नहीं जाता है, जमीन में दफन किया जाता है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखने हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने, ठीक है, सांप के काटने, चेचक यानी कि जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, हेजा, ठीक है, हेजा को क्या बोलते हैं? टाइफाइड के कारण हो तो उसे ज़मीन में दफन किया जाता है, जैसे मुसलमानों में किया जाता है, जलाया नहीं जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गंभीर बीमारियों की स्थिति में घास भैरव की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें सुअर यानी कि जो पिग होता है, सुअर होता है, उसके बच्चे की बलि दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तो आपको ध्यान ही रखना है। एक तो ये कि सहरिया जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु अगर सांप के काटने, चेचक, स्मॉल पॉक्स या हैजा, टाइफाइड के कारण हुई है तो उसे जलाते नहीं है, उसे दफनाते हैं। दूसरा ये गंभीर बीमारियां, जैसे कि अभी कोरोना आई थी, गंभीर बीमारी, महामारी थी, इस स्थिति में जो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो घास भैरव की पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन सुअर के बच्चे की बलि दी जाती है। किसके बच्चे की? सुअर के बच्चे की बलि दी जाती है। वर्षा आने की खुशी का इजहार करने हेतु लहंगे खोदने की परंपरा है। क्या है? लहंगे खोदने की परंपरा है। और बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के दौरान तो जो हिंदू समाज के जो पुरुष हैं वो एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते जब तक कि तलाक ना हो चुका हो या फिर विधु ना बन चुके हो, यानी पत्नी की पहली पत्नी की मृत्यु ना हो चुकी हो, उसके बाद भी कर सकते हैं।
लेकिन सहरिया जनजाति के अंदर बहुपत्नी प्रथा आज भी प्रचलित है। तो ये थी हमारी सहरिया जनजाति। इससे पहले हमने मीणा जनजाति और उसके बाद भील जनजाति पढ़ी थी। नेक्स्ट हम एक और जनजाति लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये राजस्थान के सभी जिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला साहित्य आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।